हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज प्लेटफॉर्म पर। आज हम अध्याय 4 का पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। इससे पहले मैंने आपको पार्ट फर्स्ट जो है प्रोवाइड करा दिया गया था प्लेलिस्ट पे, आप उसको देख सकते हैं पहले। आज हमारे पास पार्ट सेकंड है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो होगा गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बारे में अभी हम जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण फोर्स उसके बारे में बताया था, और उससे रिलेटेड और भी टर्म्स थी, जैसे जी के मान में परिवर्तन होता है इसके बारे में, लिफ्ट में पिंड का भार क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, वो हमने सब चीज़ देखा था। उसके बाद आज हम पार्ट 2 से शुरू करेंगे। ये थोड़ा पार्ट 2 थोड़ा लंबा होगा, तो इसमें थोड़ा टॉपिक ज़्यादा होंगे, तो इसलिए आपको इसको बड़े शुरू से लेकर अंत तक आपको बिल्कुल पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुरुत्व केंद्र देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज दैट जैसे होता है, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, ये फिर मैंने कोई इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक, ये वाला ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की वस्तु का आप आकार ले सकते हैं। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र वह पॉइंट होगा जहाँ पे इसका समस्त भार केंद्रित होगा, यानी समस्त वेट यानी ऑल वेट जहाँ पे इसका सेंटर होगा, जहाँ पे पूरा टिका हुआ होगा समस्त भार इसका, वो इसका सेंटर गुरुत्व केंद्र होगा। ये वाला ऑब्जेक्ट देख लीजिए, इसका समस्त भार जो होगा यहाँ पे केंद्रित होगा, और इसी के ठीक नीचे जो है इसका जो भार कार्य करेगा, इसी के ठीक नीचे इसका भार यानी डब्ल्यू कार्य करेगा। उसी प्रकार से डब्ल्यू यहाँ पे भी कार्य करेगा। अब हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु यानी वह पॉइंट है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। जैसे आपको पहले ही मैंने बता दिया है, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है, यानी वस्तु का जो भार होता है, वेट होता है, वो गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर, यानी वेट का जो हमेशा डायरेक्शन होगा, वेट हमेशा नीचे की तरफ ही लगता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो वस्तु का भार जो है गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी दिशा में बल लगाया जा सकता है। यानी बैलेंस करने के लिए किसी चीज को, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है, तो उसके गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर हम ऊपर की दिशा में एक फोर्स लगा सकते हैं। सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, इसको हमने बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके भार के बराबर ऊपर की दिशा में, यानी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, बल लगाकर हम उसको संतुलित यानी बैलेंस कर सकते हैं। ये कहने का मतलब हो गया। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे हम ग्रहों के गति से संबंधित कैपलर के नियम। यानी कैपलर एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कुछ रूल्स दिए थे, कुछ नियम दिए थे जो ग्रहों की गति से रिलेटेड है। यानी जो हमारे ग्रह होते हैं, प्लेनेट हैं, इनकी मूवमेंट से रिलेटेड कुछ नियम उन्होंने दिए थे। तो इस नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम है उन्होंने दिया था, इसको पहले नियम को कक्षा का नियम भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये कक्षा से रिलेटेड है, यानी उसकी जो ऑर्बिट है उससे रिलेटेड है ये नियम, तो इसलिए इसको कक्षा का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम में क्या कहा गया है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करता है, यानी परिक्रमा करता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ये दीर्घ वृत्त होता है, एक वृत्ताकार होता है जिसमें बिल्कुल गोल दिखाते हैं हम, और यहाँ पे दीर्घ वृत्त जो अंडे का आकार का होता है, ठीक है। ये दीर्घ वृत्ताकार साइज है, स्ट्रक्चर है ये। और सपोज दैट यहाँ पे सूर्य है, ये हमने सूर्य बना लिया, तो ये सूर्य है। तो दीर्घ वृत्ताकार सूर्य की चारों ओर जो दीर्घ वृत्ताकार, सपोज दैट यहाँ पे कोई ग्रह है, और ये इसकी आपस की डिस्टेंस इनकी बीच की दूरी सपोज दैट आर मान ली। तो ये मूवमेंट करता हुआ इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे आएगा, फिर इस पॉइंट पे आएगा। इस प्रकार से ये पॉइंट टू पॉइंट चलता रहेगा, माने जितने भी टाइम पे ये पूरा एक चक्कर मारेगा सूर्य का। तो किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट में परिक्रमण करता है, यानी परिक्रमा करता है, किसमें, दीर्घवृत्ताकार
एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, परिक्रमा करता है। यानी परिक्रमण का मतलब होता है इसकी परिक्रमा, यानी चारों ओर इसका घूमना, ठीक है ना। आगे देखेंगे, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है, यानी जिसके एक फोकस पर, यानी फोकस की मतलब होता है फोकस यानी एम पर, यानी इस ग्रह का एम जो है सूर्य पर ही होगा, इसके चारों ओर भी घूमेगा। यानी जिसके एक फोकस पर क्या होगा, सूर्य होता है। पहला नियम यहाँ पे क्लियर हुआ। दूसरा नियम हम देखेंगे यहाँ पे। तो दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी स्वीप करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। यहाँ पे मैं अगर ये सपोज दैट ये वाला मैंने दीर्घवृत्ताकार कक्षा बना ली और यहाँ पे कोई ग्रह है, ये इसकी पोजीशन है, ठीक है। इस तरीके से इस ग्रह की पोजीशन होगी। यहाँ पे सूर्य है सपोज इस तरीके से, तो ये इतना और ये इतना, इतना जो एरिया है और इतना जो एरिया है, ये इस ग्रह की कंडीशन है, ठीक है ना। तो किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, यानी ये जो रेखा है हमने खींची ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है, किस समय के लिए उसको मान लेते हैं, कल्पना कर रहे हैं हम, ठीक है ना, वो रेखा है। समान समय अंतरालों में यानी इक्वल टाइम पे इक्वल एरिया कवर करती है, यानी स्वीप करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, यानी अगर यहाँ पे टी टाइम इसको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में लगता है, तो टी टाइम ही इसको सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जाने में लगेगा। क्लियर हुआ। अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। क्षेत्रीय चाल का मतलब क्या हो गया, एरियाज स्पीड, यानी इसकी क्षेत्रफल को तय करने की जो चाल है वो समान होगी, ठीक। इसका प्रभाव ये होगा कि जब ग्रह सूर्य से निकट होता है, यानी ग्रह जब यहाँ पे देख लीजिए कि ग्रह जब सूर्य के निकट होगा, यहाँ पे तो दूर की डिस्टेंस पे, यहाँ पे निकट की डिस्टेंस पे, जब निकट होगा तो उसका वेग बढ़ जाता है, यानी यहाँ पे उसका वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको इतना क्षेत्रफल, इसी के बराबर का जो क्षेत्रफल है वो उसको तय करना है, इसलिए उसका जो यहाँ पे स्पीड होगा, वेग होगा, वो बढ़ जाएगा। और दूर होने की कंडीशन पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। दूर जब होगा ग्रह तो ये क्योंकि ये उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा जितना उसने इस साइड की कंडीशन में, इस लेफ्ट साइड की पोर्शन में उसने काटा था, इतना ही क्षेत्रफल उसको राइट साइड के पोर्शन में काटना है, इसलिए यहाँ पे उसकी इसका जो वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वो घट जाएगी। कहने का मतलब है क्षेत्रीय चाल नियत रहेगी, यानी क्षेत्रफल को कवर करने वाली जो चाल है वो समान है, इसीलिए नज़दीक की कंडीशन में इसका क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा, दूर की कंडीशन में इसका वेग जो है घट जाएगा। यहाँ पे वेग और क्षेत्रचाल दोनों अलग अलग टर्म होंगी, ठीक है। समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नियम जो यहाँ पे तृतीय नियम है, इसको परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है। परिक्रमण काल यानी परिक्रमा करने का जो समय है उससे रिलेटेड ये नियम है, इसलिए इसको परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है। इसको पहले देखेंगे कि प्रत्येक ग्रह के सूर्य के चारों ओर के परिक्रमण काल टी का वर्ग, यानी किसी ग्रह, कोई सूर्य के चारों ओर कोई ग्रह जो चक्कर लगाता है उसको एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको परिक्रमण काल कहा जाता है। क्लियर हुआ। और उसका वर्ग यानी टी स्क्वायर, उसका वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी, यानी यहाँ पे जो ग्रह होगा, ये यहाँ पे सूर्य है और ये ग्रह यहाँ पे इसके चारों ओर इस तरीके से मूवमेंट करेगा, क्योंकि कक्षा कैसी होगी, दीर्घवृत्ताकार होगी, अंडे के आकार की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज ग्रह जो है अपना मूवमेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ये ग्रह है तो इसकी इससे औसत दूरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखें इसकी, क्योंकि इस टाइम पे इस कंडीशन में ग्रह जो है सूर्य से काफ़ी दूर है, इस डिस्टेंस को कैपिटल आर से दिखा लेते हैं। और सपोज दैट किसी कंडीशन में ग्रह यहाँ पे भी हो सकता है, तो इसको स्मॉल आर से इसकी डिस्टेंस दिखा लेते हैं। अब इन दोनों को ऐड करके यानी आर प्लस कैपिटल आर बाई 2 कर दूं मैं, अगर दोनों को डिस्टेंस को जोड़ के उसका आधा कर दें, उसको 2 से भाग दें, तो ये एवरेज डिस्टेंस निकल जाएगी इसकी, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस को सपोज दैट मैं स्मॉल आर से ही दिखा रहा हूँ, ठीक।
एवरेज डिस्टेंस सपोज दैट यहाँ के लगभग ये इसकी एवरेज डिस्टेंस मान ली मैंने कि एवरेज यानी औसत डिस्टेंस इसकी लगभग इतनी होगी। तो ये आर, इस आर का क्या होगा, औसत दूरी आर जो मैंने आपको बताई उसके घन, यानी घन मतलब होता है इसकी 3 घातें यानी 3 पावर में, औसत दूरी आर के घन यानी आर क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी परिक्रमण काल का वर्ग यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा किसके, उसकी औसत दूरी के घन के। औसत दूरी आर है, उसका घन 3 घात डाल दी, उसके प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये नियम है इसका तीसरा नियम, परिक्रमण काल का नियम। इससे क्या समझ में आता है, यानी कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होगा। यानी सूर्य से जितनी दूरी पर कोई ग्रह होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होगा। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर ये सूर्य है, ये ग्रह अभी इस पोजीशन पे है, जब ये यहाँ इतनी डिस्टेंस पे होगा तो अगर इसकी ऑर्बिटल एक्सिस बड़ी होगी तो इसका जो परिक्रमण काल है वो भी बड़ा होगा। ये अगर सूर्य मैंने मान लिया यहाँ पे ये सूर्य चमक रहा है और इसके चारों ओर अगर ये कोई ग्रह है जो घूम रहा है, इसको मैं इस माइक्रो फिगर में दिखा रहा हूँ, तो ये सूर्य है बीच में और ये कोई ग्रह घूम रहा है, इसी की बाहर एक एक्सिस पे एक दूसरा ग्रह भी घूम रहा है। सपोज ये कोई दूसरा ग्रह होगा, इसकी एक्सिस ये है, तो यहाँ पे कहता है कि औसत दूरी सपोज दैट यहाँ से लेकर यहाँ तक की औसत दूरी इसकी कम है, तो इसका परिक्रमण काल भी जो है जल्दी, यानी जल्दी जो एक पूरा चक्कर एक जल्दी लगा देगा और ये एक पूरा चक्कर लगाने में थोड़ा समय लगाएगा, यानी इसकी डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगी इसके औसत दूरी। तो इस रूल से क्या समझ में आता है कि सूर्य से अधिक दूर के ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होगा, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर, यानी टी जो है परिक्रमण काल आर पर डिपेंड कर रहा है औसत दूरी पे। औसत दूरी जितनी अधिक होगी परिक्रमण काल उतना ज़्यादा होगा, औसत दूरी जितनी कम होगी परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। दैट्स क्लियर। इसको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझ सकते हैं हम। जैसे बुध ग्रह है, इसका परिक्रमण काल, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, इसका परिक्रमण काल मात्र 88 दिन है। 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसी प्रकार से जो सबसे दूर का ग्रह है वरुण, उसका परिक्रमण काल 165 दिन है, क्योंकि ये जो है सूर्य से काफ़ी दूरी पे है तो इसका परिक्रमण काल भी ज़्यादा होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक होगा हमारे पास यहाँ उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला जो पिंड होता है उसको उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो इसकी डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है। यहाँ पे फिगर से समझा देता हूँ मैं कि कोई ग्रह है, अब सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह है और इस ग्रह के चारों ओर, ठीक है, तो इस ग्रह के भी चारों ओर कोई दूसरा ग्रह अगर चक्कर लगाए, कोई पिंड, अब ग्रह नहीं कहेंगे हम, ये सपोज कोई ग्रह है, ये कोई ग्रह है और ये जो है कोई पिंड है, कोई आकाशीय पिंड मान सकते हैं इसको, कोई ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जो कि इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये जो पिंड होगा इस ग्रह का उपग्रह कहलाता है। डेफिनेशन भी यही बताती है हमें कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाला पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। सिंपल। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का चारों ओर परिक्रमा करती है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसी प्रकार से और ग्रहों के भी उपग्रह होते हैं। आगे इसमें चलेंगे हम उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में। उपग्रह यहाँ पे सैटेलाइट से रिलेटेड 2 टर्म आएंगी, यानी उपग्रह की कक्षीय चाल और उपग्रह का परिक्रमण काल। 2 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की जो कक्षीय चाल है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी उपग्रह की जो कक्षीय चाल होगी वो पृथ्वी की टर्म में, यहाँ पे अर्थ की टर्म में इनको समझाया जाएगा। यहाँ पे सरफेस मान लेते हैं, ये पृथ्वी की सरफेस है सपोज, और इस तरीके से पृथ्वी का साइज होगा, लेकिन इतनी सरफेस में यहाँ पे ले रहा हूँ और इसकी हाइट यानी डिस्टेंस h पर डिपेंड करता है वो उपग्रह, यानी यहाँ पे कोई उपग्रह इसके अराउंड घूमेगा, ठीक, इस प्रकार से इसका रोटेशन होगा। तो उपग्रह की जो कक्षीय चाल होगी यानी ऑर्बिटल स्पीड होगी वो उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, जो कि साफ दिख रहा है हमें। उपग्रह पृथ्वी से जितना अधिक दूर होगा उतनी ही
उसकी चाल कम होगी। यानी उपग्रह जो पृथ्वी से जितना अधिक दूर होगा, देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। आपको मैंने सबसे पहले बताया था, जो टॉपिक था हमारा गुरुत्व यानी ग्रेविटी के अंदर मैंने बताया था, जिसमें से एक ऑब्जेक्ट यानी एक पिंड अगर पृथ्वी मान लेते हैं हम, तो उस प्रकार का आकर्षण बल जो होता है गुरुत्व यानी ग्रेविटी कहलाता है। तो जितना डिस्टेंस पे अधिक होगा ये पिंड, तो इसकी ग्रेविटी कम लगेगी, इस पर पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर कम खींचेगी। तो इसी कारण क्या होगा, इसकी जो चाल होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। और पिंड जितना पृथ्वी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, यानी जितना नज़दीक होगा उस पर इतनी ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी और ये उतनी अधिक चाल से घूमेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलो आगे चलते हैं। दूसरा यहाँ पे टर्म है इसका कि उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, यानी उसके मास पर कोई रिलेशन नहीं है इसका। ऐसा नहीं कि ये उपग्रह बड़ा है ये उपग्रह छोटा है, छोटा बड़ा ये उसके आकार पर कोई निर्भर नहीं करे, मास पर भी निर्भर नहीं करता। यानी इसकी कक्षीय चाल जो है इसके द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करेगी, साइज पर निर्भर नहीं करेगा, उसके शेप पर यानी रूप पर भी निर्भर नहीं करेगा। एक ही वृत्ताकार कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। यानी कोई एक ही वृत्ताकार कक्षा है, यहाँ पे ये कोई यहाँ पे अर्थ मान लिया, और ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा या फिर कोई दूसरा ग्रह हमने यहाँ पे मान लेते हैं, इसके अराउंड इस तरीके से ग्रह जो है रोटेट करेंगे। ठीक है। तो ये जो ग्रह है, ठीक, ये ग्रह इसका साइज छोटा है, ये ग्रह थोड़ा इसका साइज बड़ा है, फिर इसका छोटा और इसका फिर काफ़ी बड़ा है। ठीक है। तो ये इसका ग्रह है और इसके चारों ओर घूमने वाली ये उपग्रह है। तो यानी भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के, यानी इसकी जो ऑर्बिटल एक्सिस होगी वो तो एक ही होगी, जिसकी वृत्ताकार कक्षा है जिसमें ये रोटेशन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान या अलग अलग द्रव्यमान वाले यहाँ पे क्या है, उपग्रह हैं। तो उनके उपग्रहों की कक्षीय चाल जो समान, यानी इसकी स्पीड भी s होगी, इसकी स्पीड भी s1, इसकी स्पीड भी s1, इसकी स्पीड भी s1, इसकी स्पीड भी s1 होगी। ऐसा नहीं होगा जिसका वेट ज़्यादा है उसका स्पीड ज़्यादा हो और जिसका वेट कम है उसका स्पीड कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रूल जो सभी पर एक समान फॉलो होता है। वृत्ताकार कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल जो है वो समान होगी। ठीक है। चलो अब उपग्रह के परिक्रमण काल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, जो उसका रोटेशनल टाइम है, रोटेशनल टाइम को हम देखेंगे कि पहले हमने उपग्रह की कक्षीय चाल देखी थी, अब हम उपग्रह का परिक्रमण काल से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पे कि उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे पिछले टर्म में हमने देखा था कि कक्षीय चाल जो है उसकी ऊंचाई पर निर्भर करती है, उसी प्रकार से परिक्रमण काल भी उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह जितना दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। ये पीछे आपको एक टर्म में अभी मैंने पीछे टर्म में भी समझाया था आपको, जब ग्रेविटी के अंदर हम पढ़ रहे थे। तो अगर ये कोई उपग्रह है, इसके चारों तरफ रोटेट करने वाला कोई, ये कोई ग्रह है और इसके चारों तरफ रोटेट करने वाला कोई उपग्रह होगा। ठीक है। और यहाँ पे भी कोई दूसरा, ये इसकी वृत्ताकार कक्षा है, इसमें कोई उपग्रह ये, और यहाँ पे कोई उपग्रह ये, दो उपग्रह मान लिए इसके, और ये इनका ग्रह है जिसके चारों तरफ ये उपग्रह घूम रहे हैं। तो उपग्रह जितना दूर होगा, यानी ये यहाँ पे नज़दीक में है और ये यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस पे है, जितना दूर होगा इसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। यानी ये दूर होगा तो ये इसको परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लगेगा। इस ग्रह के ये नज़दीक हैं तो इसको परिक्रमा करने में उतना कम समय लगेगा। तो ये समझाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे पीछे टर्म में हमने देखा था कि मास पर डिपेंड नहीं करती उसकी कक्षीय चाल, उसी प्रकार से उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो उसके द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। अब हमने कक्षीय चाल और परिक्रमण काल देखा उपग्रह का, सैटेलाइट का। अब हम परिक्रमण काल और कक्षीय चाल में संबंध देखेंगे, यानी दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा इसको हम जानेंगे। कभी कभी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से बन जाते हैं, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इस फॉर्मूले को जनरेट किया जाएगा इस फॉर्मूले से, जो कि है चाल बराबर दूरी बटा समय। आपने एक फॉर्मूला हमेशा देखा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जो चाल होती है यानी स्पीड होती है हमारी, वो डिस्टेंस
मतलब एकांक समय में तय की गई दूरी होती है चाल। चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय होता है, आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो चाल यानी परिक्रमण, अभी हम इनको रिप्लेस कर लेते हैं। ये जो चाल है इसको हम नीचे ला लेते हैं यहाँ पे, और टाइम को यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। तो टाइम ऊपर आ जाएगा समय, यानी समय कौन सा समय, काल, काल माने में समय होता है। तो यानी काल कौन सा काल, परिक्रमण काल, बराबर दूरी। दूरी कौन सी दूरी, यानी कि अगर ये कोई ग्रह है, इस ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, तो इसकी दूरी क्या होगी, यानी इसकी सर्कुलर डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस होगी सर्कुलर डिस्टेंस इसकी दूरी होगी। और वृत्त की जो सर्कुलर डिस्टेंस होती है उसको हम परिधि कहते हैं। आपको पता होगा क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो यही हमने रख दिया कक्षा की परिधि यानी दूरी बटे चाल, नीचे रिप्लेस हो रखी, यानी कौन सी चाल, कक्षीय चाल, यानी परिक्रमण काल बराबर कक्षा की परिधि बटे कक्षीय चाल होती है। ठीक है। कुछ नोट्स में ध्यान रखने योग्य बात है कि अभी तक हमने ये प्रैक्टिकली देखा था फॉर्मूले के हिसाब से या फिर रूल के हिसाब से। थ्योरेटिकली हमने जाना कि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रायोगिक मान अगर हम प्रैक्टिकली वैल्यू देखें तो कुछ निकाली जा चुकी है। जैसे पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है, पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक कोई चक्कर लगाने वाला अगर उपग्रह होगा तो उसका परिक्रमण काल 1 घंटा और 24 मिनट होता है, तथा कक्षीय चाल उसकी लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये एक एक नंबर के कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा ये वैल्यू जो है प्रैक्टिकली ऑब्टेन की गई है। तो पृथ्वी के अत्यधिक निकट चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह होगा उसका परिक्रमण काल लगभग 1 घंटा 24 मिनट होता है, और उसका कक्षीय चाल जो होती है लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। अभी हम भूस्थायी उपग्रह की बात करेंगे, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अभी हमने इससे पहले सैटेलाइट के बारे में बात किया था, उपग्रह जो कि एक सैद्धांतिक नियम के अकॉर्डिंग आपको बता दी गई थी, कि जो उसका सैद्धांतिक नियम है उपग्रह का उसके रिलेटेड आपको बताया था। अभी हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी उसी के कॉपीराइट कोई दूसरा सैटेलाइट हम देखेंगे। तो भूस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हम बात करेंगे। तो ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में, पृथ्वी का जो अक्ष होगा, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष यानी एक्सिस होगा, इसका लंबवत तल ये वाला हो गया, ये इसका लंबवत तल है, यानी इसके लंबवत तल में हमने माना कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, पृथ्वी के अक्ष के लंबवत करेगा, पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो वो क्या कहलाता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। क्लियर। तथा जिसका परिक्रमण काल, पृथ्वी के परिक्रमण काल 24 घंटे के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे परिक्रमण का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे सूर्य के परितः वाला परिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे परिक्रमण कौन सा वाला, तो घूर्णन, यानी इसका जो घूर्णन गति हो रही है, यानी इसके अराउंड जो कोई उपग्रह घूम रहा है, यानी पृथ्वी जो घूमती है वो 24 घंटे में एक पूरा चक्कर मार लेती है अपने एक्सिस के चारों ओर। उसी प्रकार से वह उपग्रह जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल यानी 24 घंटे के बराबर होता है, तो यानी पृथ्वी भी उसी रोटेशनल से मूवमेंट करेगी जिस रोटेशनल से वो मूवमेंट करेगा। दोनों का जो घूर्णन समय होगा, जो रोटेशनल टाइम होगा, वो समान होगा। क्लियर। तो उसको भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना। यह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं। पृथ्वी तल से ये लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हैं और पृथ्वी का परिक्रमण करते हैं, जो आपको पहले मैंने बता दिया है। अभी हमने आपको भूस्थायी उपग्रह के बारे में बताया था कि सपोज दैट ये पृथ्वी है, पृथ्वी की एक्सिस हो गई और इसकी लंबवत यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो रोटेशनल होता है इस तरीके से किसी भी उपग्रह का, तो वो क्या कहलाता है, भूस्थायी उपग्रह कहलाता है। उपग्रह जिस एक्सिस पे चारों तरफ पृथ्वी के अराउंड, किसी पृथ्वी के अराउंड या किसी ग्रह के अराउंड परिक्रमा करता है, मूवमेंट करता है, वो वाली कक्षा। तो उस कक्षा में संचार यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेटवर्क आज की डेट में अवेलेबल है, जैसे जियो नेटवर्क, एयरटेल, टीवी, टेलीविज़न, डीटीएच, डिश टीवी, ये जितने भी सारे चीज़ें चलती हैं किसके कॉन्टेक्ट से चलती हैं, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऊपर पृथ्वी की भूतुल्यकाली कक्षा पे स्थापित किए जा चुके हैं। वहाँ से इनका जो है
कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, तो ये संचार उपग्रह जो भूतुल्यकालिक कक्षा में जो संचार उपग्रह थे, इनको स्थापित करने की जो सबसे पहले संभावना यानी जो पॉसिबिलिटी जो सबसे पहले व्यक्त करी थी वो आर्थर सी क्लार्क के द्वारा व्यक्त की गई थी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम पलायन वेग में चलेंगे, यानी एस्केप्ड वेलोसिटी। ये क्या चीज़ होती है? तो आपने देखा होगा पृथ्वी की सरफेस पे किसी भी हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो वापस उसी गति से वापस पृथ्वी की सतह पर लौटती हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई वेलोसिटी हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी स्पीड हो सकती है जिस स्पीड पर किसी पिंड को फेंका जाए और पृथ्वी की सतह से वो बाहर हो जाए, यानी वापस ना आए? तो इस प्रकार का जो वेग होगा वो पलायन वेग होगा। अभी मैंने आपको बता दिया। अब डेफिनेशन देखते हैं। वह न्यूनतम वेग यानी मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र यानी ग्रेविटी एरिया, ग्रेविटेशनल एरिया जो है गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता, उसको हम पलायन वेग कहते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पृथ्वी की सतह से बाहर फेंकना चाहते हैं उसके लिए जो हमें न्यूनतम वेग चाहिए यानी मिनिमम वेलोसिटी की जो आवश्यकता हमें होती है जिससे कि वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर दे और वापस कभी भी ना लौट के आए, तो वो जो जिस वेग से हमने उसको फेंका है वो वेग पलायन वेग कहलाता है, यानी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है ना। पृथ्वी तल पर इसका जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस वस्तु को हमें फेंकना होगा, तभी जाके वो पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर पाएगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम उपग्रह की कक्षीय वेग दिखेंगे। जो उपग्रह यानी सैटेलाइट होता है उसका जो कक्षीय वेग होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला है v0 इक्वल टू √GRE से दिखाया जाता है। यानी उपग्रह का कक्षीय वेग जो होता है वो v0 इक्वल टू √GRE होता है। जी यहाँ पे गुरुत्व त्वरण, आर यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, ई यहाँ पे अर्थ को दिखा रहे हैं, यानी पृथ्वी कौन सी त्रिज्या? पृथ्वी की त्रिज्या। v0 कक्षीय वेग ऑर्बिट का यानी उपग्रह का। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो पृथ्वी तल पर पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो VE यानी अर्थ यानी पलायन वेग अर्थ पर VE इक्वल टू √2GRE यानी जी गुरुत्व त्वरण, आर यानी पृथ्वी की त्रिज्या। तो पलायन वेग इक्वल टू VE इक्वल टू √2GRE। यहाँ पे GRE की वैल्यू v0 थी, जो कि यहाँ पे भी GRE दिखाई दे रहा है। इसकी जगह में हम v0 रख सकते हैं, यानी VE इक्वल टू √2GRE की जगह में v0 यानी v0। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि VE इक्वल टू है √2v0 के। ठीक, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आएगा कि पलायन वेग यानी एस्केप्ड वेलोसिटी जो होती है कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। इसको हम समझेंगे अब कि इससे क्या समझ में आता है हमें कि यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग यानी कोई उपग्रह है, यहाँ पे कोई ग्रह है, इसके चारों तरफ कोई उपग्रह जो है मूवमेंट कर रहा है, इस उपग्रह का जो कक्षीय वेग होगा यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी इसकी कक्षीय वेग अगर हमने √2 गुना कर दें, इसका कक्षीय वेग अगर हमने √2 गुना कर दिया, इस उपग्रह का जो कक्षीय वेग है हमने √2 गुना कर दिया, या फिर √2 की वैल्यू लगभग 41% के लगभग आती है, तो √2 गुना कर दिया या फिर 41% हमने बढ़ा दिया उस उपग्रह का कक्षीय वेग, अगर हमने √2 गुना कर दिया या फिर 41% उसको बढ़ा दिया हमने उसकी स्पीड को, तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। यानी ये अपनी कक्षा से पलायन कर जाएगा, यानी ये दूसरी ओर चलने लगेगा। ये अपनी एक्सिस से क्या कर जाएगा? ये भटक जाएगा ये उपग्रह। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे ये हमारा आज का गुरुत्वाकर्षण का जो पार्ट सेकंड था वो कंप्लीट होता है। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।